नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय द इंडिया शैडो लिखा है शरद सबरवाल साहब ने। पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे हैं। ये संपादकीय जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस खंड से जुड़ा है और ख़ास तौर पे भारत पाकिस्तान संबंधों से जुड़ा है। ये संपादकीय क्यों आया है? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी नई सुरक्षा नीति की घोषणा की है। पहली बार एक ऐसी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति आई है जिसमें फोकस है जियो इकोनॉमिक्स पर, बजाय किसके? जियो पॉलिटिक्स के। हम इन दोनों टर्म्स को भी समझेंगे और जानेंगे कि इस नई नीति का भारत पाक संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है। तो बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। शुरुआत होती है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अपना नया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया है। उसमें कहा गया है कि अब पाकिस्तान को जोर देना होगा अपनी आर्थिक सुरक्षा पर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर। और इसी को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का फोकस जो है वो अब जियो इकोनॉमिक्स पर शिफ्ट हो गया है, जियो पॉलिटिक्स के बजाय। अगर हम इन टर्म्स को समझने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि विदेश नीति में जो किसी भी देश के पास मौजूद टूल्स हैं वो पूरी तरह बदल सकते हैं, बस प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। थोड़ा और तफसील से बात करें तो जियोपॉलिटिक्स में कोई देश अपने जियोग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाकर कुछ राजनीतिक एंड्स को अचीव करना चाहता है। पाकिस्तान के तरफ से अगर इसको सोचें तो पाकिस्तान की लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक मानी जाती है। जहाँ पर पाकिस्तान है वहाँ पे वो सेंट्रल एशिया को भी छूता है, पश्चिमी एशिया, तेल रिच पश्चिमी एशिया या मध्य पूर्व को भी छूता है, अरब सागर को भी छूता है और भारत को भी छूता है। तो उसकी लोकेशन क्योंकि बहुत स्ट्रेटजिक रही है, इस लोकेशन का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान शीत युद्ध के समय, उसके बाद जो वॉर अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद के खिलाफ 2001 में जो युद्ध शुरू हुए, उसमें अपनी एक महती भूमिका निभाने का दावा करता रहा है और इस आधार पर दुनिया की कई शक्तियों का प्रिय देश बना रहा है। लेकिन उसकी उसने कीमत भी चुकाई है। पाकिस्तान एक आर्थिक तौर पर पिछड़ा देश बन गया है। वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान से अलग हुआ था, उसकी जीडीपी, सकल घरेलू आय, आज पाकिस्तान से ज़्यादा है। कई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें वो बांग्लादेश से पिछड़ चुका है। भारत से तो खैर उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगभग 10 गुना छोटी हो चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तान अब समझ रहा है कि उसने जो कीमत चुकाई है वो उसको कमज़ोर कर रही है बाकी देशों के मुकाबले। तो नई चीज़ क्या है जिसको वो अपनाने की कोशिश कर रहा है? जियो इकोनॉमिक्स। तो जियो इकोनॉमिक्स में देश क्या करते हैं अपनी विदेश नीति में? वो आर्थिक शक्ति बनने पर बल देते हैं, क्योंकि खास तौर पर भूमंडलीकरण आधारित विश्व में आप आर्थिक तौर पर कितने संपन्न हैं, यही तय करता है कि विदेश नीति के संदर्भ में आपको दुनिया के देशों द्वारा कितना सीरियसली लिया जाता है। चीन उसका एक उदाहरण है। तो अब यही पाकिस्तान का फोकस रहने की उम्मीद है। कम से कम उसकी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में तो यही दावा किया गया है। तो इन टर्म्स को हमने जान लिया, अब हम थोड़ा आगे की बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो आगे संपादकीय क्या कहता है कि पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटजी में भू अर्थनीति को प्रेफरेंस देगा बजाय भू राजनीति के या जियोपॉलिटिक्स के। यानी कि किन चीज़ों पर ध्यान देगा? वो अपने व्यापार, ट्रेड को बढ़ाने पे ध्यान देगा और कनेक्टिविटी हब बनने पर ध्यान देगा। हम देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे कनेक्टिविटी हब बन सकता है अलग अलग क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों की हमने चर्चा की थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, मध्य एशिया के कई देश हैं, उनको वो कनेक्ट करता है। वो मध्य पूर्व यानी तेल से अमीर जो देश हैं उनको कनेक्ट करता है, चीन को कनेक्ट करता है, भारत को कनेक्ट करता है, अरब सागर को कनेक्ट करता है। तो उसके पास ये कुव्वत तो है कि वो चाहे तो एक कनेक्टिविटी हब बन सकता है इन सब देशों के लिए। आज तक उसके फोकस में ये नहीं था। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस पर फोकस करेगा। फिर संपादकीय आगे कहता है कि इसके लिए पाकिस्तान के जो राजनीतिक हलके हैं, राजनीतिक हलकों में ये समझ आम होने लगी है कि उसको आतंकवाद पर रोक लगानी होगी और एक प्रैक्टिकल विदेश नीति अपनानी होगी। संपादकीय कहता है कि ये बड़ा इम्प्रेसिव और एम्बिशियस विश लिस्ट है। देखते हैं वो कर पाएगा कि नहीं। लेकिन वो कह रहा है कि ऊपर से देखने में बात ठीक लगती है, बट डेविल लाइज इन द डिटेल।
शैतान जो है वो इसकी डिटेल्स में छिपा बैठा है। तो अब संपादकीय डिटेल पर आगे बढ़ता है। कहता है कि यक्ष प्रश्न जो वो है पाकिस्तान के सामने, वो है भारत। भारत का प्रश्न। पाकिस्तान ने अपनी पहचान, अपनी विदेश नीति हमेशा भारत को सामने रखकर बनाई है, निर्धारित की है। इसके बाद इसको अगर इसमें जोड़ दिया जाए कि पाकिस्तान में जो सेना की प्राइमेसी है, हर चीज़ में सेना प्रथम अंग के तौर पे, सबसे प्राथमिक अंग के तौर पर एक्ट करती है, यानी बजट में सबसे बड़ा हिस्सा सेना के पास जाता है। और इसके अलावा एक और बात इसमें अगर जोड़ दी जाए तो किस चीज़ों में हम बातें जोड़ रहे हैं कि एक तो पाकिस्तान की सारी नीतियां जो हैं वो भारत सेंट्रिक रही हैं आज तक। उसके बाद वहाँ आर्मी बहुत मजबूत रही है। इसके बाद वहाँ पर जो आर्थिक हालात हैं उनमें लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। इसके बाद वहाँ के अलग अलग हिस्सों में अलगाववाद पनप रहा है। इसके अलावा वहाँ पर पंजाबी डोमिनेंस माना जाता है, जो पंजाब एलिमेंट है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के जो 4-5 प्रमुख प्रोविंस हैं उनमें से इकलौता प्रोविंस पंजाब है। वहीं से सारे बड़े नेता आते हैं जो तख्तों पर काबिज होते हैं, और वही पंजाब के पंजाब की जो राजनीति है वही पूरे पाकिस्तान की राजनीति को प्रभावित करती है, उसकी दिशा को प्रभावित करती है। सिंध हुआ, बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनवाला हुआ, ये हिस्से पिछड़े रह जाते हैं इस पूरी समझ में, उस पूरे नीति निर्धारण में। तो इन सब समस्याओं को क्या ये नई सुरक्षा नीति सॉल्व कर पाएगी, ये संपादकीय इन डिटेल्स पर आगे बढ़ता है। संपादकीय कहता है कि पाकिस्तान ने भले ही आज तक अपने न्यूक्लियर हथियारों को दिखाकर बोला है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उसने ये भी माना है कि उसको ज़रूरत है कि जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो साधारण मिलिट्री कैपेबिलिटी है जिसमें सैन्य साजो सामान आता है, साधारण साजो सामान आता है, आमतौर पे जिससे युद्ध लड़े जाते हैं, कन्वेंशनल वॉरफेयर जिससे होता है, टैंक, गोला बारूद, सेना की संख्या, उसके मामले में वो भारत से पिछड़ रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी कहती है कि इस हिस्से में, दक्षिण एशिया के इस हिस्से में ये अंतर बढ़ रहा है, साफ तौर पे इशारा भारत की ओर है। तो ऐसे में क्योंकि सुरक्षा नीति भी ये कह रही है, तो ऐसे में लगता है कि फिर नई बात क्या है। ये तो फिर से हमने जिन चैलेंजेस की बात की थी उसमें भारत वाला चैलेंज तो अभी भी बना हुआ है। उसके बाद आर्मी वाला चैलेंज भी सॉर्ट होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि आर्मी जब तक वहां पर एक प्राथमिक निर्णय निर्धारक के तौर पर मौजूद है, और आर्मी को हम जानते हैं पाकिस्तान में आर्मी के बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। उदाहरण के तौर पर उसकी 3 बड़ी फाउंडेशंस हैं। वही 3 बड़ी फाउंडेशंस अरबों डॉलर्स या बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस करती हैं। तो वो अपने आप में एक अलग शक्ति है, नागरिक शक्ति है। उससे डील करने के लिए भी ये सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ तो नहीं कह रही। अब आगे बढ़ते हैं। फिर संपादकीय कहता है कि जिस अर्थनीति को, आर्थिक नीति को बढ़ाने की बात हो रही है, उसमें भी दिक्कतें ये हैं कि ये जो दूसरी समस्याएं हैं, ये पाकिस्तान के खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ है। और बोझ केवल ये समस्याएं ही नहीं है, बोझ है वो सारी हिंसा भी, वो आतंकवाद भी, जिसको पाकिस्तान ने कभी कभी खुद ही जन्म दिया था, लेकिन अब ये भस्मासुर बन चुकी हैं, पाकिस्तान के नाश पर ही उतारू हो चुकी हैं। इन सब समस्याओं के कारण पाकिस्तान की जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, ये बहुत कम है। और ऐसे में आर्थिक स्तर पर प्रगति करना इस नई सुरक्षा नीति, न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बावजूद एक टेढ़ी खीर साबित होगा। फिर नई सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो क्या कहती है? वो कहती है कि भारत के साथ हम संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं। अच्छी बात लगती है हमें, लेकिन जैसा कि संपादकीय कहता है कि डिटेल्स में शैतान छिपके बैठा है। डिटेल्स क्या है कि आगे की लाइन कहती है कि ये इस पर निर्भर करेगा कि जम्मू कश्मीर का मामला सुलझता है कि नहीं। तो कश्मीर राग जो पाकिस्तान की पहचान के साथ जुड़ गया है, अब उनकी मजबूरी बन गया है, गले की फांस बन गया है। ऐसा दिखता नहीं है कि वो उनकी नई सिक्योरिटी पॉलिसी का भी हिस्सा नहीं है। उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद संपादकीय कहता है कि कश्मीर को लेकर संपादकीय थोड़ी सी बात करता है कि देखिए, कश्मीर को लेकर आम सहमति अब ये है कि इसका समाधान नॉन टेरिटोरियल होगा। तो राजदूत साहब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ना तो पाकिस्तान जो हिस्सा भारत के पास है वो छीन सकता है, ना ही भारत
इस समय ये चाहता है कि वो किसी प्रकार की सीमा विवाद को जन्म दे, तो नॉन टेरिटोरियल, बिना भौगोलिक स्थिति में परिवर्तन किए ही समाधान हो, ऐसी समझ आमतौर पर राजनीतिक या राजनयिक हलकों में पाई जाती है। इसको लेकर 2007 4 से 2007 के बीच प्रयास भी हुए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के समय भी प्रयास हुए। बाद में कुछ प्रयास नवाज शरीफ साहब के बाद समय भी हुए, लेकिन ये प्रयास कहीं पहुंचते दिखे नहीं हैं। तो सवाल ये रह जाता है कि पाकिस्तान को कोई समाधान चाहिए भी, या फिर भारत के खिलाफ जो उसकी हॉस्टिलिटी है वो उसके अस्तित्व का एक ज़रूरी हिस्सा है। संपादकीय कहता है कि ये एक प्रश्न है, जिस प्रश्न से नई सिक्योरिटी पॉलिसी को, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को जूझना होगा। कहते हैं कि इसके बाद, संपादकीय कहता है कि इसके बाद ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये समस्याएं तो बहुत पुरानी हैं, आज़ादी के बाद से ही चली आ रही हैं, लेकिन तब से दुनिया बहुत बदल चुकी है। हाल में बदलावों की गति बहुत तेज हुई है। क्या बदलाव हुए हैं? हम जानते हैं, भारत में जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदल दिया गया, धारा 370 का उन्मूलन हुआ, और इसके अलावा चीन जो है, जो पाकिस्तान के पास इल्लीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने गिलगित बाल्तिस्तान एरिया में डाल रखा है, अपने प्रोविंस में डाल रखा है, वहाँ पर चीन की उपस्थिति बढ़ गई है बेल्ट रोड इनिशिएटिव के द्वारा। तो चाइना वहाँ पर अपने अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। इसके अलावा चीन के भारत के लद्दाख के हिस्से में भी हम जानते हैं कुछ समस्याओं को चीन ने जन्म दिया है। तो ये लगातार स्थितियां हैं जो बदल रही हैं, और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है इस चैलेंज को जल्दी सॉल्व करने की क्योंकि कोई उपाय नहीं दिखा रही है, तो लगता है कि समस्या को सॉल्व करने में ये बहुत सक्षम साबित नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। संपादकीय कहता है कि देखिए, पाकिस्तान, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। पाकिस्तान की इनिशियल डिमांड क्या थी कि भाई भारत ने जो किया है कश्मीर में वो बिल्कुल अनैतिक है, और हम तब तक भारत से बात नहीं करेंगे जब तक भारत 370 वाली स्थिति, यानी 5 अगस्त 2019 से पूर्व स्थिति बहाल नहीं कर देता। अब उसने अपनी भाषा में थोड़ा परिवर्तन किया है, कहा है कि भारत जब तक कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे देता और ये वादा नहीं करता कि हम कश्मीर के जनसांख्यिकी आधारित डेमोग्राफिक चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। यानी कि थोड़ा मामला नरम पड़ा है, क्योंकि सब जानते हैं धीरे धीरे कश्मीर में अंतत्वगत्वा तो वहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना ही है। इसके अलावा भारत की कोई ऐसी नीति भी नहीं दिखती है कि भारत जनसंख्या परिवर्तन करना चाहता है जम्मू कश्मीर में। उलट उसके, जैसा कि पाकिस्तान ने अपने हिस्से के कश्मीर में किया है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किया है। तो ये संपादकीय कहता है कि जब तक पाकिस्तान और साफ तरीके से कश्मीर पर अपने विचार स्पष्ट नहीं कर देता और भारत से संबंध स्थापित करने को लेकर जो विस्तृत गोल हैं, जो केवल कश्मीर पर टिके नहीं हो सकते, उनको साफ नहीं कर देता, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में संबंधों को बेहतर बनाने की कोई सीरियस पहल है भी कि नहीं है। इसके बाद संपादकीय कहता है कि हम संबंधों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो भारत के साथ व्यापार और व्यापार के रास्तों को खोलने को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कहता। तो इसलिए भी जो जियो इकोनॉमिक्स का नारा दिया जा रहा है वो लगता है कि एक एम्प्टी स्लोगन ही बनकर रह जाएगा, एक खोखला वादा ही बन के रह जाएगा। क्योंकि अभी के समय में इकलौता कनेक्टिविटी हब के तौर पर पाकिस्तान चीन के लिए उभरता है। चीन को वो मकरान कोस्ट तक की, यानी बलूचिस्तान के हिस्से पर जो पोर्ट है वहां तक पहुंचने की, काशगर से ग्वादर तक पहुंचने की सहूलियत दे रहा है। इसके अलावा बाकी देशों के कनेक्टिविटी हब बनने की सूरत में पाकिस्तान नहीं है, जबकि उसके पास मौका तो है। हम संपादकीय में 2 बार दोहरा चुके हैं इस मौके को, एक बार और अंतिम बार और दोहराते हैं कि पाकिस्तान चाहे तो सेंट्रल यानी मध्य एशिया और उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तमाम जो देश हैं मध्य एशिया के, उनको जोड़ सकता है। इधर मध्य पूर्व में जो तमाम देश हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इनको जोड़ सकता है। इसके अलावा भारत को जोड़ सकता है, और अगर भारत को जोड़ लेता है तो दक्षिण पूर्व एशिया के जो तमाम देश हैं, आसियान मुल्क हैं, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ तक के कनेक्टिविटी लिंक में पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकता है। लेकिन एनएसपी में जिक्र क्या है कि भारत के रवैये के चलते पाकिस्तान इस कनेक्टिविटी के अप्रोच पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आगे देखते हैं।
इसी भारत पाकिस्तान संबंधों की बात करें तो हम जानते हैं जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है वो भारत ने पाकिस्तान से वापस ले लिया फरवरी 2019 में आतंकवादी हमलों के जवाब में। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और गैट ट्रीटी है उसके अंतर्गत सभी देश देश एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं। नाम है मोस्ट फेवर्ड नेशन, लेकिन अर्थ ये होता है कि विशेष बर्ताव नहीं करेंगे किसी भी देश के साथ। जो सहूलियत किसी भी दूसरे मुल्क को है पूरी दुनिया में, वही सहूलियत हम उस देश को भी देंगे जिसके साथ हमारा मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है। भारत और पाकिस्तान को इससे बाहर रखा गया था। उम्मीद थी कि ये देश मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस से भी कोई बेहतर संबंध स्थापित कर पाएंगे, उम्मीद ये थी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। पाकिस्तान ने तो कभी दिया ही नहीं भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, जबकि भारत ने हाल ही में इसको वापस ले लिया है। इसका भी नुकसान पाकिस्तान को ज्यादा है, क्योंकि अगर ये मामला खुल जाता, जैसा कि हाल में खबरें भी आई थी कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लॉबी है जो चाहती है कि भारत से वो सूती को, कॉटन यान को, चीनी को इंपोर्ट कर सके। बाकी जगहों से उसको इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है, वहाँ के व्यापार के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। लेकिन क्योंकि भारत द्वेष वहाँ पे बहुत अधिक है, कम से कम सरकार में, तो वहाँ के व्यापारिक घरानों के इस डिमांड को कुचल दिया गया। तो फिर संपादकीय कहता है कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस बात पर विचार करेगा कि भारत से व्यापार खोले बिना ना तो वो कनेक्टिविटी हब बन सकता है और ना ही वो अपने ही औद्योगिक जो सेक्टर्स हैं उनको उभरने का मौका दे पा रहा है। तो अब पाकिस्तान की समस्याओं का जिनका हमने जिक्र किया था, उनकी यथास्थिति को जान लेते हैं, आज की स्थिति को जान लेते हैं कि वहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं और वहाँ के जो सेना है, सभी राजनीतिज्ञ नहीं लेकिन कई सारे राजनीतिज्ञ और सेना का एक बड़ा हल्का अपने सेल्फिश एंड्स के लिए भारत के साथ संबंध नहीं सुधरने देना चाहता, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। वहाँ पर जो धर्म आधारित और संप्रदाय आधारित राजनीति है वो आतंकवाद का रूप ले चुकी है और उसके चलते होने वाली हिंसा पाकिस्तान के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई है। इसके अलावा वहाँ का जो मदरसा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, उसको सुधारने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि वहाँ का जो दूसरी एजुकेशन प्रणाली है, कहा जा रहा है कि वो भी धीरे धीरे और पिछड़ती जा रही है और कट्टर होती जा रही है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में आतंकवाद वहाँ पर और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो आगे देखते हैं संपादकीय क्या कह रहा है। संपादकीय कह रहा है कि इन सब फैक्टर्स को अगर ध्यान में रखें, जिन 5 समस्याओं का हमने जिक्र किया था और उन 5 समस्याओं की हमने यथास्थिति देखी, तो इन सब बातों को अगर हम देख लें तो हम पाते हैं कि जो नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, इससे कोई आमूलचूल परिवर्तन आने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ के न्यस्त स्वार्थ हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, चाहे कुछ राजनीतिक पार्टियां हों, चाहे सेना हो, वो इस बदलाव को आमूलचूल तरीके से जल्दी होने नहीं देंगी। तो कोई भी जो बदलाव होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन इसके बाद संपादकीय कहता है कि 2 बातों का फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में कही गई हैं। 2 बातें क्या? वो 2 बातें हैं जो एक्सपर्ट्स इस राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को पढ़कर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस नीति का आना ही ये बताता है कि पाकिस्तान बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहा है और वहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी पिछड़ चुकी है कि उसको इग्नोर करना किसी भी कीमत पर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बात हो गई 2 बातों में से। दूसरी बात क्या है कि ये भी बताता है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं और जो सेना है और जो तमाम लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनका भी एक बड़ा तबका ये मानने लगा है कि भारत से बेहतर संबंध अंत में पाकिस्तान के हित में ही है। तो भले ही एंड में इफ बट लगा दिए जा रहे हो कि कश्मीर का मामला सुलझना चाहिए, कश्मीर सेंट्रल इशू है, लेकिन फिर भी ये दोहराना बार बार कि भारत से संबंध सुधारना हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत आवश्यक है, ये बताता है कि इस चीज़ को लेकर सहमति बनी है कि भारत पाकिस्तान अच्छे संबंध जो हैं वो पाकिस्तान के हित में है। तो आगे बढ़ते हुए, संपादकीय कहता है, आगे बढ़ते हुए यही 2 फैक्टर्स हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम सीज फायर को लागू कर पाएंगे, व्यापार को वापस बढ़ा पाएंगे और अभी जिस प्रकार के हमारे राजनयिक संबंध हैं, हम उनको और विस्तार दे पाएंगे।
क्योंकि हमारे लिए भी बेहतर है कि हमारा जो पश्चिमी बॉर्डर है, यानी पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, वो शांत रहे। तभी हम दूसरे चैलेंजेस जो हैं, जब मैं बोलूँ दूसरे चैलेंजेस, तो आप सुनिए, चीन के साथ आने वाली समस्याएं, उन समस्याओं का हम बेहतर समाधान कर पाएंगे। तो फिर संपादकीय यहीं पर समाप्त होता है। यानी कि संपादकीय ने सबसे पहले पाकिस्तान की नई सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का जिक्र किया, बताया कि अब भू अर्थनीति यानी जियो इकोनॉमिक्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। हमने इन दोनों टर्म्स को समझा, इसके क्या अर्थ हो सकते हैं, हमने इसको समझा। फिर हमने समझा कि पाकिस्तान के समक्ष क्या चुनौतियां हैं या क्या चैलेंजेस हैं जिसको उसको पार पाना होगा। भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर हमें क्या समस्याएं दिख रही हैं, कि क्यों नेशनल सिक्योरिटी बेहतर तरीका साबित नहीं हो सकती भारत से संबंध सुधारने के लिए। हमने उसके भी फैक्टर्स जाने, लेकिन हमने 2 फैक्टर्स वो भी जाने जिसके चलते हमारी आशाएं जगती हैं कि भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध अंत में बेहतर हो सकते हैं। तो ये था इस पूरे संपादकीय का लबोलुबाब। उम्मीद है आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई होगी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लेकर और उसके भारत पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर। मिलते हैं कल एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।